हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। मैं साधना वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज्ञान एरिया। तो बच्चों, अभी तक मैं आपको चैप्टर 5 पढ़ाई, जो उत्साह और अट नहीं रही है। एक ही चैप्टर के 2 पार्ट हैं, इसको पढ़ा चुकी हूँ और आज उसी चैप्टर का उत्साह का आपको क्वेश्चन आंसर बताना है। तो बच्चों ध्यान दीजिए आप सभी। कभी बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है क्यों। कभी ऐसा क्यों कहता है कि बादल, फुहार मतलब धीरे बारिश, रिमझिम या बरसने के स्थान पर कह रहा है कि गरजना। बादल को ये ऐसे आवाहन गीत है, तो कह रहे हैं कि बादल को तेज़ गरजिए, गड़गड़ाहट के साथ बरसिए। ऐसा क्यों कहते हैं? तो आंसर इसका है, निराला क्रांतिकारी कवि थे। निराला जी जो थे, ऐसे कवि थे जो हमेशा कुछ बदलाव लाना चाहते थे, समाज में कुछ बदलाव लाना चाहते थे। वे समाज में इसलिए जनता में चेतना जागृत करने के लिए और जोश जगाने के लिए कवि बादल से फुहार या रिमझिम बरसने के लिए न कहकर गरजने के लिए कहते हैं, क्योंकि गरजना शब्द जो होता है वो क्रांति, बदलाव, विरोध को दर्शाता है। लोगों में क्रांति, बदलाव और विरोध को दर्शाता है। इसलिए कवि कहते हैं कि गरजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है। जो ये कविता है उत्साह, इसका शीर्षक कह रहे हैं उत्साह क्यों रखा गया है, कुछ और क्यों नहीं रखा गया। तो आंसर देखिए बच्चों, कवि ने गीत में बादलों के माध्यम से, जैसा कि आपको पहले बताया गया है इसमें कि आवाहन गीत है, इसमें कवि बादल को बुलाते हैं। तो एक कवि ने गीत में बादलों के माध्यम से लोगों में, मतलब समाज के जो लोग हैं उनमें उत्साह का सृजन करने को कहा है। वह लोगों को क्रांति लाने के लिए उत्साहित करना चाहते हैं। इसलिए कविता का शीर्षक उत्साह रखा गया है कि लोगों में नई चेतना जागे, वो उत्साहित हों और परिवर्तन करें, इसलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। जो कविता है उत्साह, इसमें कवि कह रहे हैं कि कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। आंसर देखते हैं। कविता में बादल निम्नलिखित अर्थों की ओर संकेत करता है, जैसे पानी बरसा कर सबकी प्यास बुझाता है और सुखी बनाता है। जैसे कि आप वो पढ़े हैं कविता में कि जो सभी लोग हैं संसार के गर्मी से परेशान हैं, तो ऐसे में कवि आवाहन करते हैं कि आप बारिश हो, बारिश आओ और सबकी जो गर्मी है उस गर्माहट का प्यास बुझा दो। पेड़ पौधे पशु पक्षी सब परेशान हैं गर्मी से, तो उनका प्यास बुझा दो, यानी शीतलता फैला दो। और क्या है, गरजन कर क्रांतिकारी चेतना जागृत करना। और जैसा कि बताया गया है कि क्रांति मतलब होता है परिवर्तन लाना, तो गरज कर लोगों के अंदर नई चेतना जगाना और नव निर्माण कर नव जीवन प्रदान करना। यानी कि नया निर्माण किसी भी चीज़ का, चाहे समाज का हो या किसी चीज़ का हो, जो नया नव निर्माण, नया तरीके से उसका निर्माण करना। जैसे कभी कोई भी अगर कविता लिखता है तो वो बहुत सी कल्पनाएं सोचता है उसके बारे में, तब जाके वो कविता लिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है, छाट कर लिखिए।
तो आप लोग ये जान लीजिए कि नाद क्या होता है। नाद सौंदर्य, नाद होता है जिसे आवाज़ को कहते हैं, जो तेज़ आवाज़ होती है उसी को हम नाद कहते हैं। तो जहाँ आवाज़ की सुंदरता हो, क्वेश्चन में ही पूछा गया है। तो देखते हैं क्या है आंसर। कविता के इन पंक्तियों में नाद सौंदर्य मौजूद है। जैसे नंबर 1 में है, घेर घेर घोर गगन धराधर ओ। इसको पहले आपको पढ़ा चुके हैं कि कवि आवाहन करते हैं बादल को कि हे बादल आप आइए, आप धरती पर आइए और खूब मूसलाधार बारिश कर दीजिए, खूब मूसलाधार बारिश कर दीजिए। तो बादल आओ अब खूब वर्षा कर दो। फिर सेकंड है, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। माने सुंदर मनोहर, ललित ललित सुंदर मनोहर, काले घुंघराले मतलब बालक के बाल होते हैं, करली करली होते हैं ना, उसी प्रकार उसकी तुलना बादल से की गई है। जब बादल घेरता है तो आकाश में देखिए आप लोग, तो उसमें जैसे बच्चे की करली बाल नहीं होती है वैसे ही वो दिखाई देता है, वैसे ही प्रतीत होता है। तो कवि ने उसकी कल्पना करके कहा है कि बच्चे के बाल जैसे बादल दिखते हैं। विद्युत छवि उर्मे, मतलब विद्युत मतलब होता है बिजली चमकना, जो बिजली होता है ना उसी को कहते हैं। छवि मतलब छाया होता है, उर मतलब हृदय में। मतलब कवि कह रहे हैं कि इसमें, इस पंक्ति में, कि बादल बरसो मतलब बारिश हो, लेकिन बिजली को अपने ही अंदर मतलब अपने हृदय में छुपाए रखिए, उसको बाहर मत निकालिए, उसको अपने अंदर ही आप रखे रहिए। बिकल बिकल उन्मन थे उन्मन, मतलब कहीं पर भी चैन से रह नहीं पा रहे थे, इतना मतलब सब परेशान थे गर्मी से कि कहीं उन्हें चैन नहीं मिल रहा था, गर्मी से एकदम परेशान थे वो। तो ये इसका आंसर यही है बच्चों। हाँ, तो सेकेंड पार्ट है बच्चों चैप्टर 5 का, अट नहीं रही है। इसका क्वेश्चन हम पढ़ेंगे बच्चों। देखते हैं, छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है, लिखिए कह रहे हैं। सामंजस्य मतलब होता है कि तालमेल बैठाना, किसी चीज़ का तालमेल बैठाना। तो इसमें कहा गया है, आंसर देखते हैं। कविता के निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है कि प्रस्तुत कविता में अंतर्मन के भावों का अंतर्मन मतलब अपने अंदर की जो भाव हैं, बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाया गया है। मतलब जो अपने अंदर के भाव है उसको बाहर की दुनिया से तालमेल बैठाया गया है। देखते हैं, ये आपको पढ़ाया जा चुका है। आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। उसमें से कुछ छाट के लिखा गया है। तो आभा फागुन की आपको पढ़ा भी जा चुका है। इसमें कवि जो है वो मतलब फागुन महीने को मानवीकरण किया गया है, मतलब कि इससे एक मनुष्य की भांति वर्णन किया गया है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते, मतलब फागुन की जो आभा है इतनी अच्छी है कि कवि एकदम से उत्सुक है। मतलब चारों तरफ से इतनी हरियाली है, हरे भरे हैं पेड़ पौधे हैं, तो उसको देखकर, उस वातावरण को देखकर कवि का उड़ने का मन करता है। पर होता है पंख, लगता है कि उसके पंख लग जाएंगे, अभी वो उड़ने लगेगा, ऐसा उसको महसूस होता है। इतनी अच्छी हरियाली वहाँ का वातावरण है जो फागुन महीने का है। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, मतलब इतना सौंदर्य चारों तरफ फैला हुआ है कि कवि का वहाँ से अपनी नज़रें हटाने का मन नहीं कर रहा है।
सोच रहा उसको हमेशा देखता रहूं, निहारता रहूं। इतनी सुंदरता है वातावरण में, जो फागुन का जो महीना है इतना सुंदरता बिखेर रहा है कि कब एकदम से मोहित हो गया है, अपनी नज़रें वो हटा नहीं पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि की आँख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? तो आपको पढ़ा जा चुका है कि कवि की आँख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। तब भी आप आंसर थोड़ा देख लीजिए। कवि की आँख फागुन की सुंदरता से इसलिए हट नहीं रही है क्योंकि इस महीने में प्रकृति का सौंदर्य अत्यंत मनमोहक होता है, मतलब बहुत ही सुंदर होता है। जिधर भी हम देखते हैं उधर चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नज़र आती है। पेड़ों पर हरी और लाल पत्तियां लटक रहे होते हैं, कुछ झड़ जाते हैं और कुछ ताज़े हरे पत्ते दिखाई देते हैं। चारों ओर फैली हरियाली और खिले रंग बिरंगे फूल अपनी सुगंध से लोगों को मुग्ध कर देते हैं। प्रकृति का नया रंग और सुगंध मानो जीवन में नई ऊर्जा का संचार करती हो, मतलब मन एकदम प्रफुल्लित हो जाता है, खुश हो जाता है इतना सौंदर्य देखकर प्रकृति का। किस महीने में? फागुन के महीने में। तो कवि ने फागुन के महीने की बहुत ही सुंदर चित्र इसमें प्रस्तुत किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? तो आंसर देखते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन निम्नलिखित रूपों में किया है, जैसे पेड़ पौधे नए पत्ते पाकर खिलखिला रहे हैं, मतलब पुराने पत्ते गिर जाते हैं और नए पत्ते हरे भरे दिखाई देते हैं। तो ये कहा गया कि पत्ते पाकर खिलखिला रहे हैं, मतलब उनको देखकर लगता है कि पेड़ पौधे एकदम खुश हैं। फूलों की खुशबू वातावरण को सुगंधित कर रही है। जब चारों फूल ही फूल रहेंगे, दिखाई देंगे, तो अपने आप सुगंध फैलेगा। डालियाँ कहीं हरी तो कहीं लाल पत्तियों से भर जाती, मतलब कहीं तो हरे भरे हैं, कहीं कहीं पत्तियाँ लाल हो गए हैं। बाग बगीचों में चारों ओर हरियाली छा गई है। किससे? फागुन के महीने में। कवि को प्रकृति के सौंदर्य से आँख हटाना मुश्किल लग रहा है। तो क्यों मुश्किल लग रहा है? आपको पता है क्यों मुश्किल लग रहा है? क्योंकि इतना सौंदर्य है, इतना मनमोहक है वातावरण की कवि वहाँ से अपनी आँखें हटा नहीं पा रहे हैं। तो आगे चलते हैं। फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? आंसर देखते हैं। फागुन में प्रकृति की शोभा अपने चरम पर होती है, मतलब सबसे अच्छा मौसम फागुन का होता है कि इस मौसम में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है और नए नए पत्ते निकलते हैं। देख के लगता है कि जैसे पौधे हंस रहे हों, मुस्कुरा रहे हों। चारों तरफ सुंदरता ही सुंदरता नज़र आती है। पक्षियों का समूह में लोग विहार करते दिखाई देते हैं, माने पक्षी जो होते हैं वो भी आकाश में खुलकर घूमते हैं और बाग बगीचों में पक्षियों में उल्लास भर जाता है। मतलब इस मौसम में पशु पक्षी इंसान सब इसकी सुंदरता को देख के मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, एकदम खुश हो जाते हैं। इसलिए सबसे सुंदर फागुन महीने का ऋतु होता है, माने सब ऋतुओं से ये भिन्न होता है, सबसे अच्छा होता है। हाँ, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषताएं लिखिए, मतलब जो इसके कवि हैं उनके काव्य की विशेषताएं लिखना है, बताना है। मतलब आंसर है, महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं। उनके काव्य शिल्प की विशेषताएं हैं, और क्या क्या विशेषताएं इसको आप देखते हैं क्या क्या विशेषताएं हैं। पहला है, दोनों कविताओं में प्रकृति चित्रण द्वारा मन के भाव को प्रकट किया गया है, मतलब जो मन के जो भाव होते हैं वो कविता के द्वारा प्रकट किया गया है।
और मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। मानवीकरण मतलब होता है किसी भी चीज़ को, निर्जीव चीज़ को सजीव करके उसको प्रस्तुत करना, सजीव समझना। तो इसमें उन्होंने मानवीकरण से कहा है क्योंकि वो एकदम से इन मनुष्य की तरह हैं, ऋतु को बताया है। इसलिए पहली कविता में कवि बादल को गरज 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 कर बरसने को कह रहे हैं, तो दूसरी कविता में कवि फागुन से बात करते हैं। जैसे कहीं सांस लेते हो, सांस तो मनुष्य लेते हैं ना, लेकिन इसमें मौसम कहा गया, फागुन को सांस लेते हुए कहा गया है, इसलिए मानवीकरण अलंकार है। कहीं सांस लेते हो मतलब जब फागुन का महीना है, जब सांस लेता है तो ऐसा लगता है घर घर भर देते हो, मतलब ऐसा लगता है जब सांस लेता है, मतलब जब ये मौसम आता है तो ऐसा लगता है कि चारों तरफ जहाँ देखो वहाँ सुंदरता ही सुंदरता बिखेरे हुए है। चारों तरफ जो वहाँ का वातावरण है वो एकदम सुगंधित है, पेड़ पौधों से, पुष्प से, लताओं से एकदम से सुंदर है, सुगंधित है। कविता में तत्सम शब्दों का प्रयोग उचित मात्रा में किया गया है और गीत शैली का प्रयोग हुआ है। लयबद्धता साफ दिखती है इनकी कविताओं में और अनुप्रास, रूपक, यमक, उपमा आदि अलंकारों का प्रयोग अच्छे तरीके से किया गया है। नेक्स्ट है उत्साह और अट नहीं रही है, इन दोनों कविता के लेखक कौन है? तो आप सबको पता है कौन है, फिर मैं बता दे रही हूँ। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, क्योंकि ये चैप्टर एक ही है लेकिन एक ही में दो पार्ट दिया गया, एक उत्साह और एक अट नहीं रही है। तो आपका चैप्टर 5 कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर 5 के इम्पॉर्टेंट MCQs नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, पढ़ाऊंगी। तो ओके।